Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back. Today our topic is secondary hemostasis. असल में इस वीडियो का जो पहला पार्ट था वो हमने पढ़ा था प्राइमरी हेमोस्टेसिस। प्राइमरी हेमोस्टेसिस में बेसिकली ब्लीडिंग स्टॉप होता था विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। ठीक है, हमारे साथ इंजरी होती थी। इंजरी के होने के बाद क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा था, तो ब्लड लॉस होने की सूरत में वहाँ पर आप लोगों के पास क्या होती है, वान वोलिब्रान फैक्टर एक्सपोज होती है, कोलेजन एक्सपोज होती है डैमेज साइड पे, तो प्लेटलेट आके वहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाती है। और फिर प्लेटलेट के दरमियान एक और केमिकल थ्रोम्बोक्सिन A2 और ADP जो कि प्लेटलेट को एक्टिवेट करती है, जो कि मुख्तलिफ केमिकल रिलीज़ करती है। इसी की वजह से प्लेटलेट एक दूसरे के साथ और भी कंबाइन हो जाती है। ठीक है, और लास्ट में हमारे साथ एक प्लेटलेट एग्रीगेट बन जाते हैं इंजरी साइड पे और वहाँ पर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अब चूँकि हमारे साथ वहाँ पर प्राइमरी कंडीशन में ब्लड स्टॉप हुई, चूँकि अब फिर आते हैं हम सेकेंडरी हेमोस्टेसिस की तरफ। इस जने में इंडिकेट के पहले हमारे साथ प्राइमरी हेमोस्टेसिस होगा, यानी कि प्राइमरी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप होंगी। इनिशियली वो स्टेज वो होगा। अब इसके बाद हमारे साथ सेकेंडरी हेमोस्टेसिस का स्टेज आएगा, जिसमें हमारे साथ जो क्लॉट वहाँ पर बना होता है वो एक स्टेबल क्लॉट बन जाता है और वहाँ पर मुकम्मल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। क्योंकि प्राइमरी हेमोस्टेसिस वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें क्लॉट इतना स्टेबल नहीं होता, जबकि सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में मुख्तलिफ कोगुलेशन फैक्टर की वजह से वो क्लॉट बिल्कुल मजबूत हो जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और बंदे हेमोस्टेटिक कंडीशन में आ जाता है, मतलब यह वहाँ से ब्लड लॉस नहीं होगी। तो सेकेंडरी हेमोस्टेसिस को हम एक और नाम भी देते हैं कैस्केड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बाय मैकफार्लेन 1967, ये इस बेसिकली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कैस्केड ऑफ रिएक्शन। असल में कैस्केड होता क्या है? कैस्केड वो रिएक्शन होता है जिसमें एक इंजाइम एक पाथवे स्टार्ट होती है और वो पाथवे एंड तक, जब तक उसका एक एंड प्रोडक्ट निकल ना जाए वो स्टॉप नहीं होती। मतलब एक दफ़ा वो स्टार्ट हो गई वो फिर आगे जाती रहेंगी। मतलब इसमें कैस्केड में इस तरह होता है कि एक प्रोटीन या एक एंजाइम एक को एक्टिवेट करता है, तो जब वो एक्टिवेट होता है तो वो दूसरे को एक्टिवेट करता है, इसी तरह दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करता है। तो असल में हमारे साथ एक पूरा पाथवे बन जाता है। एक एंजाइम एक दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथा को। ठीक है, तो एक हमारे साथ एक पूरा पाथवे बन जाता है जिसमें हमारा सेकेंडरी हेमोस्टेसिस का जो कोगुलेशन फैक्टर है वो हमारे साथ एक्टिवेट हो जाएंगे और बेसिकली लास्ट में हमारे साथ एक स्टेबल क्लॉट बन जाएगा। It states that inactive enzyme are activated and the activated enzyme in turn activates other inactive enzyme until final step is reached. अगेन वही बात है कि क्या करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर इनएक्टिव एंजाइम मौजूद होंगे जो कि एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर वही एक्टिवेटेड एंजाइम आके दूसरी अदर इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे और आखिर में हमारे साथ एक फाइनल स्टेप रीच होगा जो कि हमारा एंड प्रोडक्ट होगा, जो कि हमारा मकसद होगा वो हमारे साथ हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसमें बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वही एक्टिवेटेड फॉर्म जाके दूसरी इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और आखिर में हमारे साथ एक फाइनल स्टेप आ जाता है। तो कैस्केड वो रिएक्शन होगा जिसमें हमारे साथ एक एंजाइम ने एक पूरा पाथवे बन जाता है। एक एंजाइम एक को एक्टिवेट करवाएगा, दूसरा दूसरा को एक्टिवेट करवाएगा और ये सारे एंजाइम एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अगर ये इनमें से एक भी नहीं होगा तो ये पाथवे सारा स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये सारे स्टेप्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कोगुलेशन के लिए हमारे साथ आप लोगों ने भी पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कि बेसिकली 13 क्लॉटिंग फैक्टर हमारी बॉडी में मौजूद होती है जो कि कोगुलेशन की मैकेनिज्म में हेल्प करवाते हैं। फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 13। ठीक है, ये हमारे साथ 13 कोगुलेशन फैक्टर है जो कि जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में जो कि सेकेंडरी हेमोस्टेसिस है इसमें हेल्प करते हैं। Factor 1 is called fibrinogen, factor 2 is called prothrombin, factor 3 is thromboplastin, 4 calcium, 5 labile factor or proacelerin, फैक्टर 6 नॉन एग्जिस्टेंट। इसको इसलिए नॉन एग्जिस्टेंट कहा जाता है कि ये बेसिकली पे अब उन्होंने इस तरह डिस्कवर किया हुआ है कि ये इन फैक्टर की वजह से जो
बाकी 12 फैक्टर है, उनका एक अपना फंक्शन होता है, उनका जो स्ट्रक्चर वगैरह वो सेम होता है, लेकिन ये इनसे अलग है, मुख्तलिफ है। तो उन्होंने अब ये फैक्टर को डिलीट करवाया हुआ है, इसलिए हम इसको नॉन एग्जिस्टेंट कहते हैं। ठीक है। फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर आर प्रो कन्वर्टिंग, फैक्टर 8 एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए, क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 9, फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट और एंटी हेमोफिलिक फैक्टर सी, फैक्टर 12 हेगमैन फैक्टर, एंड फैक्टर 13 इज आल्सो नोन एज फेब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो कि हमारे साथ लास्ट में फेब्रिन को स्टेबलाइज करता है। चलते हैं पूरी पाथवे की तरफ। अच्छा, द क्लॉटिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन इन विच क्लॉटिंग फैक्टर आर एक्टिवेट। अब वही बात है कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म में कैस्केड में हमारे साथ एक पूरा रिएक्शन इन्वॉल्व होगा जिसके अंदर मुख्तलिफ क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ देम आर द प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर। अब हमारे साथ जितनी भी क्लॉटिंग फैक्टर है वो सारे लिवर में बनते हैं, उसकी सिंथेसिस लिवर में होती है, एक्सेप्ट फ्रॉम वन वैली ब्रांड फैक्टर। वन वैली ब्रांड फैक्टर बेसिकली हमारे साथ इंजरी साइड पे जो इंजर्ड एरिया हो वहाँ पर बनते हैं, जबकि जो और कोगुलेशन फैक्टर है वो उसकी सिंथेसिस लिवर में होती है, जबकि वन वैली ब्रांड की जो सिंथेसिस है वो एंडोथेलियल सेल्स में होती है। Most of them are plasma proteins synthesized by the liver. Vitamin K is needed for the synthesis of factor 2, 7, 9 and 10. अब हमारे साथ बॉडी में क्या है, विटामिन के है जो कि ज़रूरी होती है, जो कि सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10, इनकी सिंथेसिस के लिए हमारे साथ विटामिन के की भी ज़रूरत होती है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे साथ विटामिन के की डिफिशियंसी एक बंदे में आ गई, तो इसका मतलब है कि इस बंदे में फैक्टर 2, 7, 9 और 10 नहीं बन पाएगा, और इसके साथ यहाँ पर जो एज अ रिजल्ट द डिफिशियंसी ऑफ दीज द क्लॉटिंग मैकेनिज्म विल नॉट बी परफॉर्म, द क्लॉटिंग मैकेनिज्म विल बी डिस्टर्ब्ड, they are always present in the plasma in an active form। ये जो सारे क्लॉटिंग फैक्टर है ये बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं। नॉर्मली कंडीशन में हमारे साथ ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ इंजरी हो गई या कुछ कट वगैरह लग गया और ब्लीडिंग हो रही है, तो इसी सूरत में अब वो क्या होंगे, एक्टिवेटेड फॉर्म में आएंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नॉर्मली ये इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, जबकि अगर इसकी ज़रूरत होगी, अगर नीड आ गया तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। When activated they act as a proteolytic enzyme which activates the other enzyme। इसका मतलब ये कि जब ये एक्टिवेट होते हैं तो इसका मतलब ये एज ए प्रोटोलाइटिक एंजाइम काम करती है। प्रोटोलाइटिक एंजाइम वो है जिसकी जो बेसिकली एक एंजाइम की लाइसिस करता है। जब ये हमारे साथ इस तरह होता है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं, जब उनकी लाइसिस होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटोलाइटिक एंजाइम, तो तब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। पहले इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा, लेकिन जब ये इनकी प्रोटोलाइटिक एंजाइम उनके ऊपर काम करते हैं और उनकी लाइसिस करवाते हैं, तब ये हमारे साथ एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। सेवरल ऑफ दीज स्टेप्स रिक्वायर्ड कैल्शियम एंड प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड। और इसमें बेसिकली कुछ स्टेप इस तरह भी है जिनके लिए कैल्शियम की ज़रूरत भी होती है और प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड। क्योंकि बाज़ प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड का मतलब ये कि उनके लिए फॉस्फोलिपिड सरफेस चाहिए होते हैं। बाज़ फैक्टर इस तरह है जो कि प्लेटलेट के फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप इस तरह भी आएंगे जिसमें कैल्शियम की ज़रूरत होगी और साथ में उसके लिए फॉस्फोलिपिड सरफेस भी चाहिए होती है। मैकेनिज़्म बेसिकली हमारे साथ जो क्लॉटिंग सेकेंडरी हेमोस्टेसिस है, इनके ये बेसिकली 3 मैकेनिज़्म पे एक्टिवेट होता है। क्लॉटिंग पाथवे इज एक्टिवेटेड बाय इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे होगा जो कि हमारे साथ वेसल्स के अंदर एक्टिवेट होगा। इनकी जो क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह है जो कि इस पाथवे में हेल्प करते हैं, वो सारे वेसल्स के अंदर मौजूद होंगे। मतलब ज़रूरत आ गई वेसल के अंदर फैक्टर मौजूद होंगे, वो एक्टिवेट होगा। जब वो एक्टिवेट होंगे तो हमारे साथ जो इंट्रिंसिक पाथवे में का जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होगा। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे भी हमारे साथ वेसल के अंदर ही होंगी। इंट्रिंसिक भी वेसल के अंदर होंगी और एक्सट्रिंसिक भी वेसल के अंदर होंगी, लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए जो फैक्टर चाहिए होती है वो बाहर से आएंगे, मतलब वेसल के अंदर मौजूद नहीं होंगे, ये बाहर टिश्यू वगैरह से आएंगे और इंटरनली हमारे साथ जो कोगुलेशन पाथवे है वो एक्टिवेट करवाएगा।
और कॉमन पाथवे वो पाथवे है जो कि हमारे साथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की कम्बिनेशन से बना होगा, ठीक है। इसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों कंबाइन हो जाती है, तो इसलिए हम इसको कॉमन पाथवे कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, इस डायग्राम के ऊपर आते ही सारा लेक्चर इसी के ऊपर बना हुआ है कि किस तरह ये चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ है इंट्रिंसिक पाथवे, ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे और ये है कॉमन पाथवे। तो सबसे पहले आते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे साथ टिश्यू डैमेज हो गया। टिश्यू डैमेज होने की सूरत में टिश्यू से एक फैक्टर रिलीज होगा, टिश्यू फैक्टर TF, इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू फैक्टर। ये बेसिकली रिलीज़ होगा। तो जब ये टिश्यू फैक्टर डैमेज टिश्यू से रिलीज़ होगा तो ये हमारे साथ फैक्टर 7 को एक्टिवेट करवाएगा। यहाँ पर जो 7A लिखा हुआ है, इसका मतलब जो नीचे स्मॉल a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। तो टिश्यू फैक्टर अपने साथ एक्टिवेटेड फैक्टर 7 अटैच करवाएगा, ठीक है। अब ये उसने टिश्यू फैक्टर ने अपने साथ एक्टिवेटेड फैक्टर 7 कंबाइन किया, तो अब ये एक्टिवेटेड फैक्टर 7 विद इन द प्रेजेंस ऑफ टिश्यू फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में लाएगा। ये हमारे साथ इनएक्टिव फॉर्म में है। पहले यहाँ पर देखें तो XA लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो टिश्यू फैक्टर विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर 7A एक्टिवेट फैक्टर 10 टू एक्टिवेटेड फैक्टर 10 इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में लाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7A ने फैक्टर 10 को एक्टिवेट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इंट्रिंसिक पाथवे के ऊपर आते हैं। तो इंट्रिंसिक पाथवे का भी लास्ट जो एंड प्रोडक्ट होगा जो एक्टिवेट, वो भी फैक्टर 10 होगा, ठीक है। एक्सट्रिंसिक से भी यहाँ पर एंड प्रोडक्ट इसका फैक्टर 10 होगा, जबकि इंट्रिंसिक भी इन रिएक्शन से आके लास्ट में फैक्टर 10 एक्टिवेट करवाएगा, यहाँ पर इसकी एक्टिवेशन होंगी। तो दोनों का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, फैक्टर 10 है। तो अब यहाँ से दोनों पाथवे सेम हो गई, तो इसको हम फिर यहाँ से कॉमन कंसिडर करेंगे कि ये अब ये कॉमन पाथवे में आ गया है। इनका भी अपना एक रिएक्शन, पूरा रिएक्शन हो गया, फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गए। इनका भी अपना रिएक्शन हो गया, यहाँ पर हमारे साथ फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया। अब चूँकि नीचे जो प्रोसेस है वो दोनों के लिए सेम ही है, तो इसलिए हम इसको कॉमन कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो इंट्रिंसिक के ऊपर आते हैं। इंट्रिंसिक में सबसे पहले क्या होता है, फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, ठीक है। फैक्टर 11 एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर 12A, ठीक है। इस रिएक्शन को देखिए, ऊपर वाला रिएक्शन नीचे को सपोर्ट कर रहा है, तो अब ये नीचे वाला रिएक्शन ये विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर 12A इसने 11 एक्टिवेटेड फैक्टर बनाया। 11 क्या करता है, 9 को एक्टिवेटेड फॉर्म में लाएगा और 9 10 को 10 एक्टिवेटेड फॉर्म में लाएगा। लेकिन इसके लिए हमारे साथ फैक्टर ऐड फास्फोलिपिड सरफेस एंड कैल्शियम ये ज़रूरी होता है फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में लाने के लिए, ठीक है। अब हमारे साथ फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया, दोनों पाथवे का जो एंड प्रोडक्ट है। ये फैक्टर 10 बेसिकली एक्टिवेटेड फैक्टर 10 प्रोथ्रम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, सही है। प्रोथ्रम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 5 फास्फोलिपिड एंड कैल्शियम। इनके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो अभी इसने क्या किया, प्रोथ्रम्बिन को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 ने प्रोथ्रम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। थ्रोम्बिन आगे जाके फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेंगे और साथ में फैक्टर 13 को एक्टिवेटेड फैक्टर 13 में लाएगा। बेसिकली इस तरह होता है कि हमारे साथ जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो ये फाइब्रिन बेसिकली अनस्टेबल फॉर्म में होता है, ये स्टेबल फॉर्म में नहीं होता। इनकी स्टेबिलिटी के लिए हमारे लिए उनके लिए फैक्टर 13 चाहिए होती है। तो थ्रोम्बिन बेसिकली क्या काम करता है, ये एक तो ये फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके लाता है, दूसरा ये फैक्टर 13 को भी एक्टिवेट करता है जो कि फर्दर इस फाइब्रिन की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है और हमारे साथ एंड में एक स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है।
जो कि वहाँ पर क्लॉट बन जाएगा और वहाँ पर ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। तो थ्रोम्बिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन कि ये हमारे साथ फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में भी कन्वर्ट करता है और हमारे साथ 13 को 13A में भी कन्वर्ट करता है, जो कि फर्दर फाइब्रिन की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। अच्छा, इसकी तरफ आए, द इनिशियल रिएक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ फैक्टर 12 टू एक्टिवेटेड फैक्टर 12A। ये वही प्रोसेस है यहाँ पर बेसिकली लिखा है, वहाँ पर डायग्राम में शो किया हुआ है, यहाँ पर लिख। तो फैक्टर फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा। फैक्टर 12 इज एक्टिवेटेड इन विट्रो बाय एक्सपोजिंग ब्लड टू फॉरेन सब्सटेंसेस। फैक्टर 12 बेसिकली कभी एक्टिवेट होता है जब ये एक्सपोज होता है फॉरेन सब्सटेंसेस को, ठीक है। फैक्टर चूँकि हमारे साथ इंजरी होती है, तो जब इंजरी होती है तो ब्लड ये टिश्यू इंजरी क्या होता है, वो फॉरेन चीज़ों को एक्सपोज हो जाता है। जब ये एक्सपोज हो जाता है तो बेसिकली फैक्टर 12 एक्टिवेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एक्टिवेशन इन व्यू अकर व्हेन द ब्लड इज एक्सपोज टू कोलेजन फाइबर अंडरलाइंग एंडोथेलियम इन द ब्लड वेसल, ठीक है। अब बेसिकली इंटरनली क्या होता है, इंटरनली ये तब होता है जब हमारे साथ कोलेजन की एक्सपोज होती है। फॉर एग्जांपल इंजरी हो गई तो हमने पहले भी पढ़ा कि जब हमारे साथ इंजरी हो जाती है तो एंडोथेलियम जो अंदर जो कोलेजन है वो एक्सपोज हो जाती है। तो वहाँ पर जब इंजरी हो गई, कोलेजन एक्सपोज हो गया, तो कोलेजन एक्सपोज होने के बाद बेसिकली क्या होगा, फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, जो कि एज स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ दिस पाथवे। जब वो पाथवे सिर्फ स्टार्ट होगा, इनके लिए स्टार्टिंग ज़रूरत है, जब ये स्टार्ट होगा तो तब ये आखिर तक ये खुद ब खुद जाएगा। एक फैक्टर एक को एक्टिवेट करेगा, दूसरा दूसरे को एक्टिवेट करवाएगा। Extrinsic pathway requires contact with tissue factor external to the blood। अब वही सेम चीज़ें की क्या है, इनके लिए कांटेक्ट चाहिए होती है टिश्यू फैक्टर एक्सटर्नल टू द ब्लड, जो कि बाहर मौजूद हो। दिस अकर व्हेन देयर इज अ ट्रॉमा टू द वेस्कुलर वॉल आर सराउंडिंग द टिश्यू। ये तब होता है जब हमारे साथ वेसल की बाहर इंजरी वगैरह हो जाती है। द एक्सटेंडिंग सिस्टम इज ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर। इसको कौन एक्टिवेट करवाता है, बाई द रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर। ये बेसिकली जो स्टार्टिंग हमने पहले उस डायग्राम में पढ़ा कि टिश्यू फैक्टर बेसिकली कंबाइन होता है 7 के साथ, ये अपने साथ 7 को कंबाइन करता है और फिर एक्टिवेटेड 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में लाता है, ठीक है। तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड फैक्टर 7 एक्टिवेटेड फैक्टर 10। अब सेम चीज़ ये वही बात है कि हमारे साथ टिश्यू जो फैक्टर होता है वो 7 के साथ कंबाइन होकर एक्टिवेट फैक्टर 10, यानी कि फैक्टर 10 को एक्टिवेट करवाता है। कॉमन वही बात है कि ये हमारे साथ दोनों का जो एंड प्रोडक्ट था वो फैक्टर 10 था। तो इट इन्वॉल्व्स द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 टू XA, यानी कि एक्टिवेटेड 10A। ये इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, बोथ पाथवे के जरिए हमारे साथ एक्टिवेटेड 10A आ गया। 10A फर्दर एक्टिवेट्स प्रोथ्रोम्बिन टू एक्टिव एंजाइम थ्रोम्बिन। हमने पहले भी पढ़ा कि फैक्टर 10 का काम क्या होता है, ये हमारे साथ प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और थ्रोम्बिन आगे जाके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और साथ में फैक्टर 13 की फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है, जो कि फिर स्टेबिलिटी ऑफ फाइब्रिन में हेल्प करता है, यानी कि फाइब्रिन स्टेबिलिटी में फिर हेल्प करता है फैक्टर 13। अब ये सेकेंडरी होमोस्टेसिस हमारे साथ जब कंप्लीट हो गया तो यह जो फाइब्रिन का जाल है ये प्लेटलेट्स के अंदर और ऊपर बिल्कुल इसके अंदर ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर एक स्टेबल क्लॉट बन जाएगा। अब हमने पहले इनिशियली से क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हो जाती है वेसल इंजरी, इसमें प्राइमरी हेमोस्टेसिस भी इन्वॉल्व है। वेसल इंजरी हो गई तो वेसल इंजरी के बाद सबसे पहले आके क्या होता है, कोलेजन एक्सपोज होती है तो प्लेटलेट एडहेशन होती है। प्लेटलेट जब एडहेशन होती है इसके बाद हमारे साथ प्लेटलेट एक्टिवेशन होती है। प्लेटलेट एक्टिवेशन होने के बाद एक तो हमारे साथ सेरोटोनिन सीक्रेट होगा जो कि वेसो कंस्ट्रक्शन करवाएगा। जब वेसो कंस्ट्रक्शन करवाएगा तो इसका मतलब कि रिड्यूस ब्लड फ्लो, जो हमारे साथ ब्लड फ्लो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, प्लेटलेट एक्टिवेशन से हमारे साथ थ्रोम्बोक्सिन A2 और ADP रिलीज होगा जो कि फर्दर प्लेटलेट की एग्रीगेशन में हेल्प करवाता है और हमारे साथ प्राइमरी हेमोस्टेटिक प्लग बन जाता है, ठीक है। इनिशियली हमारे साथ प्राइमरी हेमोस्टेटिक प्लग बन जाता है जो कि अनस्टेबल फॉर्म में होता है
यानी कि वो इतना मजबूत नहीं होता। इसकी की मजबूती के लिए, इसकी जुड़ने के लिए हमारे साथ एक और मैकेनिज़्म है जो कि सेकेंडरी हेमोस्टेसिस है। वो यहाँ पर फिर आके इसको एक स्टेबल क्लॉट बनवाता है। तो वेसल इंजरी की सूरत में हमारे साथ टिश्यू फैक्टर एक्सपोज होती है। टिश्यू फैक्टर एक्सपोज होने के बाद जो हमारा ब्लड कोगुलेशन कैस्केड है सेकेंडरी हेमोस्टेसिस वो एक्टिवेट होगा। जब वो एक्टिवेट होगा तो इसका इनिशियल जो एंड प्रोडक्ट होता है वो थ्रोम्बिन की एक्टिवेशन में है, और थ्रोम्बिन बेसिकली फाइब्रिन को स्टिमुलेट करता है। फाइब्रिन जब स्टिमुलेट होते हैं तो हमारे साथ एक स्टेबल हेमोस्टेटिक प्लग बन जाता है। ठीक है, तो एंड में हमारे साथ क्या होगा, एक स्टेबल हेमोस्टेटिक प्लग बन जाएगा। अब चूंकि हमारे साथ क्लॉट तो बन गया, इंजरी हो गई, क्लॉट बन गया, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, लेकिन साथ में क्या होता है, यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होती है। एंडोथेलियल सेल में हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होती है। अब वो भी कंप्लीट हो गई। जब वो हीलिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई तो अब इस जो हमारे साथ जो स्टेबली जो फाइब्रिन क्लॉट बना होता है इसका कुछ फंक्शन नहीं होता, ये गैर ज़रूरी होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम। ठीक है, तो अब इस सिस्टम के ज़रिए वो क्लॉट हम रिमूव करवाएंगे, इसकी डिग्रेडेशन करवाएंगे। और इस जो प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें, इसको हम फाइब्रिनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम इसकी तोड़ फोड़ में हेल्प करवाता है, और जो सिस्टम और जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व इसको हम फाइब्रिनोलाइसिस कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड इनसॉल्युबल डिपॉजिट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कोगुलेशन इज कॉल्ड फाइब्रिनोलाइसिस। यानी कि जो हमारे साथ इनसॉल्युबल डिपॉजिट बना होता है इनको रिमूव करवाने का जो प्रोसेस है उसको हम फाइब्रिनोलाइसिस कहते हैं। इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द फाइब्रिन क्लॉट ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम एंड टू सॉल्युबल फ्रेगमेंट। बेसिकली हमारे साथ ये क्या होता है, ये फाइब्रिन क्लॉट ये इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। तो इसी सिस्टम के जरिए वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाते हैं, और वो सॉल्युबल फॉर्म की जब में आ जाते हैं तो वो फिर बॉडी से रिमूव होते हैं और ब्रोकन डाउन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम। यहाँ पर आप लोग देखें तो ये ऊपर लिखे फाइब्रिन FDP फाइब्रिनोजिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। बेसिकली हमारे साथ यहाँ पर जो फाइब्रिनोजिन होते हैं वो इसी फॉर्म में होता है, यानी कि डी ये अलग फ्रेगमेंट है, ये ई अलग फ्रेगमेंट है, और डी अलग फ्रेगमेंट है। ये फाइब्रिनोजिन इस तरह होता है, DED, ये तीनों की कम्बिनेशन से ये फाइब्रिनोजिन बना होता है। तो अब ये सबसे पहले क्या होगा, फाइब्रिन मोनोमर, फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन मोनोमर बन जाता है। यहाँ पर बेसिकली जो ई है इसके ऊपर जो प्रोटीन है वो रिमूव हो जाती है, तो ये हमारे साथ फिर फाइब्रिन मोनोमर बनाता है। अब ये फाइब्रिन ये क्या है, बेसिकली एक फाइब्रिन है DED, ये अनस्टेबल फाइब्रिन है। बेसिकली इसमें जो मेन फैक्टर है फाइब्रोनेटिक सिस्टम में वो है प्लाज्मिन। प्लाज्मिन बेसिकली फाइब्रोनोलाइसिस करवाता है, यानी कि जो क्लॉट बना होता है उसकी डिग्रेडेशन करवाएगा। लेकिन ये प्लाज्मिन बेसिकली मौजूद होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजिन में, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है इसका। प्लाज्मिनोजिन इज़ द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मिन। तो प्लाज्मिनोजिन के ऊपर एक एंजाइम काम करता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। वो जब इसके ऊपर काम करता है तो प्लाज्मिनोजिन को कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में। अब प्लाज्मिन क्या करवाएगा, यहाँ पर जो क्लॉट बने होते हैं, फाइब्रिन क्लॉट बने होती है, इनके डिग्रेडेशन करवाएगा। किस तरह डिग्रेडेशन करवाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फाइब्रिन अनस्टेबल फाइब्रिन क्लॉट मौजूद है, प्लाज्मिन आ गया तो प्लाज्मिन उसकी क्या करता है, ये बेसिकली एक एक फाइब्रिन को उठा के, फॉर एग्जांपल ये एक फाइब्रिन है DED, यानी कि 2 D और 1 E, तो प्लाज्मिन बेसिकली इनको डिग्रेड करता है D में और DE में। तो इस DE पोर्शन को हम वाई फ्रैक्शन कहते हैं, जबकि इस सिंगल D है इसको हम D फ्रैक्शन कहते हैं। प्लाज्मिन अगेन एक्ट करता है, इस DE को आइसोलेट करता है D में और E फ्रैक्शन में। तो इसकी क्या हो गई, हमारे साथ जो क्लॉट मैकेनिज्म है, जो क्लॉट बना होता है उसको डिग्रेड किया, उसको ख़त्म किया, और ब्लड से क्लॉट रिमूव हो जाता है। दूसरा है हमारे साथ D डाइमर, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, ये हम लैब टेस्ट है हम करवाते हैं, D डाइमर टेस्ट आप लोगों ने सुना भी होगा। ये बेसिकली हमारे साथ यहाँ पर जो अनस्टेबल फाइब्रिन है, ये स्टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिव फैक्टर्स ये स्टेबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली स्टेबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो, ये जो ट्राइंगल बना हुआ ये एक हमारे साथ एक फाइब्रिन है। अब चूंकि प्लाज्मिन क्या करता है, ये
इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो तोड़ लेता है। यानी कि स्टेबल फाइब्रिन में हमारे साथ एक ये जो ट्राइंगल है ये भी एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और साथ में एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ भी एक स्टेबल बॉन्ड के ज़रिए अटैच हो जाते हैं। तो इसी वजह से एक क्लट बना होता है। तो इसी क्लट को पूरी जो यहाँ पर जो पूरा मजमा बना हुआ है इसको तोड़ने के लिए हमारे साथ प्लाज्मिन इसके ऊपर एक्ट करता है और यहाँ पर क्या बनते हैं, ये एक एक फाइब्रिन क्लट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर डी डाइमर बनता है। डी डाइमर का मतलब ये कि हमारे साथ दो डी, डाइमर का मतलब 2 होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर 2D मौजूद होंगे, तो इसलिए हम इसको डी डाइमर कहते हैं। तो एक बीमारी है जिसमें डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, अगर हम इसकी डायग्नोसिस करवाते तो इसके लिए हम डी डाइमर टेस्ट करवाते हैं। तो जब डी डाइमर टेस्ट करवाते हैं तो अगर हमारे साथ डी डाइमर ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट मौजूद होंगे, हमारे ब्लड के अंदर डी डाइमर मौजूद होंगे जो कि कोगुलेशन करवाता है, यानी कि ये हमारे साथ स्मॉल क्लॉट मौजूद होते हैं। तो डी डाइमर टेस्ट हम ब्लड की क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए करते हैं, जिसमें बेसिकली इस तरह का फाइब्रिन क्लॉट हम मालूम करते हैं। एक्टिवेटर ऑफ प्लाज्मिनोजेन। अब बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि प्लाज्मिन के लिए प्लाज्मिन पहले मौजूद होता है इनएक्टिव फॉर्म में विच इज कॉल्ड प्लाज्मिनोजेन, यानी कि हमारे साथ प्लाज्मिनोजेन में मौजूद होता है, प्लाज्मिनोजेन फिर प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है। लेकिन अब ये प्लाज्मिनोजेन को कन्वर्ट करने के लिए कुछ एंजाइम है, इसमें है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, थ्रोम्बिन, फैक्टर 12A, क्रिकरीन, हाई मॉलिक्यूलर वेट केनोजिन। ठीक है, ये क्या है, हमारे साथ प्लाज्मिनोजेन की एक्टिवेटर प्रोटीन है, यानी कि जब ये एक्टिवेट होंगे हमारे साथ ये फैक्टर आएंगे तो ये प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेंगे और प्लाज्मिन फर्दर जाके जो फाइब्रिन क्लट बना होता है उनकी डिग्रेडेशन करवाएगा। और ये हमारे साथ बेसिकली इनहिबिटर ऑफ प्लाज्मिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 2 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। ठीक है, ये हमारे साथ इसकी इनहिबिटर्स है जो कि फिर क्लॉटिंग मैकेनिज्म नहीं करवाती। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं।